भारत सरकार लगातार बॉर्डर्स पर तेजी से काम करवा रही है, चाहे पाकिस्तान से लगती हुई एलओसी हो या फिर चाइना से लगती हुई एलएसी। लगातार सड़कों, पुलों, सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है और बॉर्डर्स को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। सर, आपका टीवी9 पर स्वागत है। थैंक यू सर। हम देख रहे हैं कि लगातार बॉर्डर्स पर सड़कों का, सुरंगों का और पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारे बॉर्डर्स बहुत मजबूत हो रहे हैं। कैसे देखते हैं सर आप इस तैयारी को? जैसा कि आपने बताया, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा बॉर्डर का जब इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम रहेगा, तभी हमारी जो सामरिक दृष्टि से और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का आवागमन वहां पर बॉर्डर में अपना काम कर सकती हैं। पिछले 15 सालों में जो मेरा मानना है कि भारत सरकार ने इसके ऊपर स्पष्ट रूप से अपने नीतियों से और अपने फाइनेंशियल आउटले से ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, लद्दाख में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, सभी जहां पे हमारे बॉर्डर क्षेत्र हैं वहां पर हम अपना लेटेस्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इस कार्य के लिए बनाया गया है कि हम बॉर्डर क्षेत्र में, दुर्गम इलाकों में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो हमारा नेटवर्क है, जैसा कि आपने बताया, एक जाल सा बिछाया हुआ है, एक्सियल्स, लैटरल्स और फॉरवर्ड लोकेशंस राइट टू दी माउंटेन पासेस तक की हमारी जो कनेक्टिविटी है वो और मजबूत हो गई है। हर साल हम सड़कें, सुरंगें, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस बना रहे हैं और ये एक जगह नहीं, सारी पूरी बॉर्डर में इसका जाल बिछाया जा रहा है। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हम लोग लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख में ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ है, अपने आप में बेहद डिफिकल्ट टेरेन है। यहाँ खास तौर से सर एलएसी पर किस तरीके से तैयारियां है और बीआरओ किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसमें? हम जहां पर खड़े हैं वो लेह है और जैसा कि आप ये सारी तरफ पहाड़ी का इलाका है वो आप देख रहे हैं, तो ये जो ऊंचाइयां हैं ये तकरीबन 15,000, 17,000, 18,000 फुट तक की ऊंचाइयों वाले पहाड़ी है। यहाँ पर हमारे लिए सबसे मेजर चैलेंज ये है कि वर्किंग सीजन जो है वो बहुत ही सीमित होता है। हमारे पास साल में तकरीबन 6 महीने हैं जब ये वर्किंग सीजन हमें मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो टेम्परेचर्स जो है बहुत ही कम होती हैं। अभी जो यहाँ का तापमान है, आप जानते हैं कि -4 है। जब हम आगे जाएंगे तो -14 तक ये टेम्परेचर जाएगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए टेम्परेचर जो है बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। तीसरी बात यह है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, यहाँ पे हमें बनाना होता है, जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, इसकी जियोलॉजी थोड़ी सी जटिल है और इसके लिए हमें आधुनिक इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि हम ये पहाड़ काट करके हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। सर, अगर हम बीते 10 साल की बात करें तो बीआरओ ने एलएसी के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और पुल और सुरंग वगैरह बनाए हैं? मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो बॉर्डर की कनेक्टिविटी है पूरे बॉर्डर एरियाज में, जहां पहले तकरीबन ये 100 किलोमीटर हम पीछे थे, वहां अभी हम बिल्कुल पासेस तक जा पा रहे हैं। और ये एक कहना होगा कि जो यहाँ पर लद्दाख में पंगांग सो लेक है, 20 साल पहले मैं यहाँ पोस्टेड था, तो अगर जाना होता था तो एक दिन का रास्ता जाने का और एक दिन रहने का और एक दिन आने का होता था। अभी जो ये सड़कों के कारण और जो ब्रिजेस बनी हैं उसके कारण अभी जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है लेह में, वो एक दिन के अंदर ही ये पूरा एक अपना प्रोग्राम पूरा कर पाता है। और ये एक ही जगह नहीं, ये सारे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सारे सीमावर्ती प्रांतों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। सर, जैसे अब श्योक टनल जो है वो आज देश को सपोर्ट कर दी जाएगी,
इसको सर श्योक टनल के बारे में बताएं, क्योंकि उसकी जो लोकेशन है सर अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जिस जगह पर वो मौजूद है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग फेज तो रहा होगा बनाने में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो बहुत हमारी फोर्सेस को और हमारे देश को बढ़त देगी। देखिए, ये जिस सड़क पे बनी है ये श्योक नदी के साथ साथ चलती है, और हमारा एक लोकेशन है दुरबुक, और उसके बाद जो बॉर्डर पर एरिया है वो है दौलत बेग ओल्डी। ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, और इसके लिए जो सड़क बनी है इसको हम दौलत बेग श्योक डीबीओ रोड बोलते हैं। इसके ऊपर जो श्योक नदी का जो साथ में जो पहाड़े हैं उसमें लगातार भूसंकलन, लैंडस्लाइड्स आती जाती रही, और हमने ये जो श्योक टनल था यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि लगातार हर साल यहाँ पर लैंडस्लाइड के कारण ये जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये कट जाती है। तो इसलिए ये जो कट एंड कवर टनल है जो 920 मीटर लंबा है ये यहाँ पर बनाया गया है, और इससे क्या होगा कि जो कनेक्टिविटी जो खत्म हो जाती थी क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती थी, और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कोई एक भी दिन हम नहीं चाहते हैं कि ये इस रोड की कनेक्टिविटी बंद की जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऑल वेदर ऑल टाइम कनेक्टिविटी के लिए हम ये कट एंड कवर टनल जो 920 मीटर लंबा है ये श्योक टनल जो है इसका हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि उसी एरिया में हमने श्योक नदी के ऊपर जो एक सासर ब्रांक्सा ब्रिज है वो बनाई है। वो ये तकरीबन 330 मीटर लंबा है, और ये इसको देखने से ही ऐसा लगेगा कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। आप ये देखते हैं कि एक फ्रोजन एक बिल्कुल ही बर्फीला नदी है, और उसके ऊपर आप जब ब्रिज बनाते हैं तो हमने माइक्रोपाइलिंग टेक्निक से इसको बनाया है। साथ ही मैं एक और जो आज इनॉग्रेट हो रहा है एक और प्रोजेक्ट का बताना चाहता हूं कि एक अरुणाचल प्रदेश में सेला छबरेला के इलाके में तवांग के एरिया में हमने पहला जो बीआरओ का विभागीय डिपार्टमेंटल टनल, ये तकरीबन 105 मीटर लंबा टनल है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा लंबा टनल नहीं है, पर इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस ये है कि हमने पूरे अपने डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज बीआरओ के रिसोर्सेज से ही इस टनल को बनाया है, और इससे ये होगा कि इसको वहां की जो कनेक्टिविटी है वो भी ऑल वेदर ऑल टाइम बहाल होगी। सर आपने जैसे श्योक नदी का जिक्र किया, श्योक नदी के बारे में सर कहा जाता है पुराने जमाने से कि मौत की नदी उसे कहा जाता था। ये प्रोजेक्ट जैसे श्योक टनल का पूरा एक प्रोजेक्ट, इतना लंबी टनल बनाई गई है, कितना मुश्किल रहा इसको सर कंप्लीट करना? देखिए, ये मुश्किल जो है जैसे मैंने बताया 3 चीजों के कारण होती है। एक तो जियोलॉजी बहुत ही जटिल है, डिफिकल्ट एरिया है जहां पे कंस्ट्रक्शन करना, और डिफिकल्टी नहीं डेंजरस भी है। दूसरी बात यह है लिमिटेड वर्किंग सीजन है हमारे पास में, टेम्परेचर्स बहुत ही प्लंज कर जाती हैं, बहुत नीचे हो जाती है। तो इसको बनाना और टाइम से बनाना ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा हमने देखा कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि हम कर पाए हैं। सर हम लोग सर न्योमा के बारे में बात करते हैं। न्योमा एयरफील्ड जो कि भारतीय वायुसेना के लिए अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट एयरफील्ड माना जा रहा है, इतनी ऊंचाई पर वो बना है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसकी जो बाकी चीजें हैं, मैं टेक्निकल चीजों के बारे में बात करूंगा। ये इस यहाँ पर 2700 मीटर के करीब लंबा ये एयर स्ट्रिप हमने बनाया है, और ये नेचुरली एयरफोर्स को और भारत के डिफेंस के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ये खुशी है कि टाइम से इस एरिया में जो हमें प्रोजेक्ट सौंपा गया है पूरे टेक्निकल प्रोविजंस को लेते हुए सबसे अत्याधुनिक तरीके से हमने ये टनल कंप्लीट किया है। ये जरूरी बहुत ही अहम बात बताई है आपने। बिना भारत सरकार के स्पष्ट आदेशों के और प्रावधानों से कोई भी जो हम प्रोजेक्ट करते हैं ये नहीं हो पाएगा। और ये 4 चीजों में मैं इसको बता सकता हूँ, 4 बिंदुओं के ऊपर मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपको आपकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन को पूरे तरीके से जो भी इनको जरूरत है, चाहे इक्विपमेंट हो या पर्सनल हो या ट्रेनिंग हो, ये सारे इसका प्रावधान है जो भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से किया है। दूसरी बात कि आपको ये प्रोजेक्ट दिए जाएं, कि आपको बताया जाए कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बॉर्डर एरिया में ये वाले प्रोजेक्ट बनाने हैं। तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि इसका फाइनेंशियल आउटले जो इसके साथ में हमें फाइनेंसेस चाहिए वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि हम इसको कर सके। और चौथी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडस्ट्री है, सिविल इंडस्ट्री है, जो हमारे सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है भारत में, ये इतना अत्याधुनिक हो गया है कि जो प्लेन्स के एरिया में, जैसे दिल्ली का हो गया, मुंबई का हो गया, चेन्नई का हो गया, अगर वहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न इक्विपमेंट है, तो ये इक्विपमेंट भारत सरकार ने बोला है कि आप कोई भी इक्विपमेंट ले सकते हैं। आप कोई भी, आपको जो भी सहूलियत है वो रक्षा मंत्रालय ने बोला है आप मांगिए, हम आपको देंगे, जिससे कि आपका काम और तेजी से बढ़ा जाए। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये हम आज जो हम देख रहे हैं कि जितनी गति से हम सड़कें बना रहे हैं, पिछले साल हमने 1125 किलोमीटर की पूरी सड़क की लंबाई कंप्लीट कर दी है। और ये सारे के सारे जो सड़कें हैं ये बॉर्डर एरियाज में हाई एल्टीट्यूड में है। और इस साल हमारा लक्ष्य है जो है वो 1250 किलोमीटर हमने बढ़ाना है। बात यह है कि पिछले साल हमें भारत सरकार ने 16,600 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले दिया है और इस साल उसको बढ़ा करके 18,700 करोड़ का बजट दिया है। मैं एक चीज ये भी मानूंगा कि हमें लगातार भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ये हमारी रिव्यू रखती है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने अपने टारगेट्स मीट किए हैं, और अगर टारगेट आप नहीं मीट कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सुझाव हम किस तरीके से जल्दी कर पाएंगे। सर, जैसे हम देख रहे हैं एलएसी के पास, एलओसी के पास हमारे काम लगातार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सर एक हमने देखा कि बीआरओ के द्वारा किया गया पुल है, उन सब पे काम हुआ। इसके अलावा सर बीच में अभी जो बाढ़ भी आई थी, और बाढ़ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि जो रेस्क्यू के भी काम होते हैं उसके लिए भी सड़कों का, ब्रिजेस का बहुत जरूरी इस्तेमाल होता है। तो अभी जो रिसेंटली जो बाढ़ आई थी, हमने देखा था सर उत्तराखंड में, उस समय भी बीआरओ ने एक ब्रिज बनाया था बहुत ही कम समय के अंदर। देखिए, हम यहाँ पर एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। मतलब हम लोकेटेड हैं जहाँ पर ये हमारी सड़कें हैं, और हम हर सड़क जो है वो बॉर्डर रोड्स के एक जो भी टुकड़ी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको खुला रखना। और जब तक ये सड़क ग्रीन है, यानी आवागमन है, तब तक वो उसके लिए काम करता रहेगा। जहाँ पर बाढ़ आया, जो भूसंकलन आया, जो धराली में जो टोरेंशियल रेन के कारण जो नुकसान हुआ, आपदा की स्थिति बनी, वहाँ पर हमारे जो इंजीनियर्स हैं और बॉर्डर रोड के कार्मिक हैं वो स्थित हैं, उनके पास प्लांट जो इक्विपमेंट है वो भी लोकेटेड है। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने वेरी स्पष्ट रूप से चीफ मिनिस्टर डाउनवर्ड सभी ने एक बैठक बिठाई, जिसमें जितने सारे एजेंसीज थे, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट के हो, आर्मी के हों और बॉर्डर रोड्स है, तो हमारा काम तो यह है कि सड़क को की कनेक्टिविटी को बहाल करना। और इस काम को हमारे को बड़ी मदद मिली। नॉट ओनली उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में भी ये स्थिति आई थी, और हर जगह हम एक सरकार के साथ में, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, आर्मी के साथ मिल करके हम ये डिजास्टर का रिस्पॉन्स करते हैं। चीन लगातार जो है सीमा पर अपनी सड़कें, बेस, बंकर लगातार उनका जाल बिछा रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत की, हमारी बीआरओ की क्या तैयारियां हैं उसको काउंटर करने के लिए, या अपनी रणनीति के हिसाब से खुद को और मजबूत करने की क्या तैयारी? देखिए, चीन अपनी रणनीति बनाए और भारत अपनी रणनीति बनाए। हम अपनी रणनीति के हिसाब से चलते, और जो हमारा प्लानिंग है कि हम किस तरीके से, हमें क्या करना है, उसको देखा देखी करके हमारी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है। हमें हमारे भारतीय सेना, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामरिक प्लान बना हुआ है कि हम किस तरीके से हम अपने टेरिटोरियल सॉवरेंटी की रक्षा करेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और उनके आदेशों के अनुसार हम एक
प्लान बनाते हैं, जो एक 5 ईयर प्लान होता है, उस 5 ईयर प्लान को मद्देनजर रखते हुए सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का उसका आदेश हमें मिलता है और हम उस तरीके से चलते हैं। सर, स्थानीय लोगों की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि हम देखते हैं बीआरओ के साथ जो स्थानीय लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी सर हमने तवांग के पास भी हमने देखा है स्थानीय लोग और वहाँ की महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, वो बीआरओ के साथ काम करते हैं। लद्दाख में भी इस तरीके का है सर कि स्थानीय लोगों के साथ बहुत सपोर्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि जो हमारे कैजुअल पेड लेबर है, जो हमारे साथ काम करते हैं, वो बॉर्डर रोड्स का एक अभिन्न अंग है और इनके ताकत के, इनके बहादुरी और इनके जो देश प्रेम की भावना के बिना हम इन दुर्गम इलाकों में बॉर्डर रोड ये काम नहीं कर पाएगी, ये मैं कह सकता हूं। और ये इसके लिए हर साल हम तकरीबन 70,000 कैजुअल पेड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, हमारे साथ में ये रहते हैं। सारे प्रावधान माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि सारे प्रावधान, चाहे वो अकोमोडेशन का हो, चाहे क्लोथिंग का हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज का हो, एजुकेशन फैसिलिटीज का हो, इनके जो सैलरीज का भुगतान का हो और इनके जो लाइफ इंश्योरेंस और बाकी भत्ते जो इनको दिए जाने चाहिए, उनका बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसके कारण हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी टीम अभी बनी हुई है, जो हमारे पास में बॉर्डर रोड्स के जो कार्मिक हैं और जो हमारे सीपीएल हैं, ये एक अच्छे मिले हुए टीम के साथ में हम अपना काम कर पा रहे हैं। और मैं देखता हूं कि यहाँ के जो हर एक प्रांत के जो लोकल नागरिक हैं, ये आगे आकर के हमारे साथ में काम करते हैं और इनकी जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। ये इस इलाके के हैं, इनके लिए हाई एल्टीट्यूड और ये जो दुर्गम इलाके हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं और इससे हमारी आउटपुट में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होती है। सर, एक सवाल हम ये करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हर साल में कई बार सड़कों का, पुलों का, टनल्स का निर्माण हो रहा है और उनको देश को दिया जा रहा है। आप सर इतने सालों से बीआरओ में रहे हैं, सर पहले की तुलना में, पहले की सरकारों की तुलना में, आज की सरकारों की तुलना में, या हम पहले के समय की और आज के समय की अगर हम तुलना करें, तो क्या बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, सड़कों को लेकर और अपनी इन रणनीतिक तैयारियों को लेकर, जिससे कि हमारी जो सेना है उसकी मूवमेंट्स को और भी ज्यादा ताकत मिले और जल्दी बॉर्डर पर किसी भी स्थिति में बॉर्डर पर फोर्सेस पहुंच सके, उसको लेकर सर आपको लगता है कि अंतर आया है इन सालों में? मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 10-15 सालों में एक सर्ज है हर एक चीज में। मतलब जो हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुद्दा है, वो पहले से बड़ा डिफरेंट अभी उसमें देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनाना है और हमें टाइमबद्ध तरीके से इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया, जो प्रावधान है वो भारत सरकार ने किए हैं और ये जो है एक सामरिक दृष्टि से तो सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एक चीज होती है। दूसरी दृष्टि ये है कि जो सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डुअल पर्पस होती है। उसकी दूसरी पर्पस ये होती है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस एरिया का, हर सड़क से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। जो अभी तक एक रेगिस्तान था, जैसे अभी ये हम बोलते हैं कि ये एक बर्फीला रेगिस्तान है, ये इस बर्फीले रेगिस्तान में जब सड़क और पुल आ जाती हैं तो नागरिक जो हैं वो वहां पे सबसे पहले कोई एक कैफे लगा देता है। कैफे लगाने के बाद कोई एडवेंचर टूरिज्म करता है, मोटरसाइकिल के टूरिस्ट आते हैं, जो फिर उसके बाद में होटल बन जाती है, फिर उसके बाद में वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटीज हो जाती है, मेडिकल फैसिलिटीज हो जाती हैं और बाकी जो व्यवसाय के जो साधन हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या जहां पर हम लद्दाख में हो, हर जो बॉर्डर स्टेट है वहां पर जब हमारी सड़कें आगे तक जा रही हैं तो वहां पर बस्तियां और हैबिटेशन वो बढ़ जाती हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बढ़ोतरी होती है। एक समय ऐसा होता था कि
उत्तराखंड में जो माना जोशीमठ के लोग थे वो देहरादून की तरफ निकल जाते थे, जो स्पीति वैली जो हिमाचल प्रदेश में है वो शिमला की तरफ निकल जाते थे, जो यहाँ पे लद्दाख में जो आगे रिबू रहते हैं वो अगर पीछे आ जाते लद्दाख में, और इससे पहले क्योंकि सर्दी इतनी होती थी और वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी जो है वो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, रिवर्स पलायन हो गया। इनफैक्ट ये जो पहले जहां पर हैबिटेशन नहीं था और लोग पीछे आते थे, अभी वो ऐसे हो गए हैं जो ऑल ईयर राउंड वहां पर लोग रहते हैं। और जैसे आप देखिए कि जो अटल टनल है, जो हमारे रोहतांग पास के नीचे जो टनल बनाया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली की तरफ एक अभी आना जाना पूरे साल बहाल है। अगर हम देखें सेला का जो टनल है जो तवांग क्षेत्र में बीआरओ ने बनाया है, उससे तवांग क्षेत्र में ऑल वेदर की कनेक्टिविटी है। जब ऑल वेदर की कनेक्टिविटी रहेगी तो ऑल वेदर वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी ये रहेगी। ये नहीं कि अभी ये दुकान बंद है और सब पीछे हट जाएं, ये अभी सर्दी का मौसम है और अभी यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सर हमने देख रहे हैं कि डीबीओ पे भी हमारा जो है दौलत बेग ओल्डी पर जो है हमारा जो पूरा एक स्ट्रिप है पूरा वो एक लंबा तैयार हो रहा है। पैंगोंग त्सो के पास भी सड़कों का निर्माण और पूरा जाल वहां पे बिछाया जा रहा है। एलएसी पर भारत कितना मजबूत हो रहा है? ये सवाल तो वैसे तो सेना के लिए है। हमारा काम है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें। मैं ये बोल सकता हूं कि सेना के स्पष्ट जो उनके रिक्वायरमेंट है हमें दिए जाते हैं, हम उनको पूरा करते हैं। और जो हम अपने ताकत है हम इसमें लगाते हैं कि पूरे जो एरियाज जो सेना को सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वहां पर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से इसको टाइमबद्ध तरीके से हम इसको पूरा करें। और हाईएस्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेकर के ये हमारा एक विचारधारा है कि चाहे वो कहीं भी हो, बॉर्डर एरियाज में हो या पीछे हो या कहीं भी हो, जो उसकी टेक्निकल मजबूती है वो हमेशा बरकरार रहे। ये हमारी ये कल्पना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी 9 से जुड़ने के लिए सर शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से जाना कि किस तरह से बॉर्डर पर हमारी जो तैयारी है, चाहे रणनीतिक तैयारी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, पुलों को लेकर, सड़कों के जाल को लेकर, कैसे भारत लगातार एलओसी और एलएसी पर मजबूत हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और आने वाले सालों में भारत और भी ज्यादा इस बॉर्डर से जुड़े हुए एरिया में और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, टीवी 9 भारतवर्ष, लद्दाख।